अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस E1CB, इसका एब्रीवेशन है। ठीक है जी, आज हमारा ये लेक्चर होगा एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस E1CB। अच्छा भी स्टूडेंट्स, लास्ट हमने जो लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने E1 E2 किया, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन और बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में हमने देखा जी कि जो लीविंग ग्रुप है वो पहले लीव करता है फर्स्ट स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में अटैकिंग जो बेस है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है और प्रोटॉन को जो है वो निकाल देता है। इस तरह E2 रिएक्शंस में बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन में हमने देखा जी कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट एंड लीविंग ग्रुप टेक्स प्लेस एट सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे E1CB एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशंस में हम ये देखेंगे कि जो E1 रिएक्शंस हैं जिसमें पहले लीविंग ग्रुप लीव करता है, फिर अटैकिंग बेस जो है वो बीटा प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है सबस्ट्रेट के। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि एक और तरीकाकार, एक और वे जो है उसके तहत भी ये रिएक्शन जो है वो रूनमा हो सकता है, और वो ये कि पहले बीटा प्रोटॉन निकले और लीविंग ग्रुप जो है वो बाद में लीव करे। आज हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे E1CB एलिमिनेशंस। We have seen that in E1 mechanism X leaves first, यानी लीविंग ग्रुप जो है वो पहले लीव करता है एंड देन हाइड्रोजन, और बाद में फिर हाइड्रोजन जब रिप्लेस करता है। While in E2 the loss of proton and the leaving group were more or less concerted processes, लेकिन E2 में प्रोटॉन का लॉस और जो लीविंग ग्रुप है वो एक ही वक्त में तकरीबन कम या ज़्यादा तकरीबन एक ही वक्त में ये ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन और बॉन्ड, यानी प्रोटॉन का निकलना और लीविंग ग्रुप का निकलना तकरीबन एक ही वक्त में ये सबस्ट्रेट्स में होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर इज़ ए थर्ड पॉसिबिलिटी, एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है। द हाइड्रोजन लीव्स फर्स्ट एंड देन X, के हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है जो बीटा हाइड्रोजन सबस्ट्रेट का वो पहले निकले एंड देन X, और फिर लीविंग ग्रुप जब वो लीव करे। जब प्रोटॉन बीटा हाइड्रोजन जब पहले निकलेगा तो बाद में जो सबस्ट्रेट की जो सिचुएशन बन जाएगी वो एक एनाइन बन जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन H पॉजिटिव निकल गया, बेस ने उसको निकाल लिया, और जो बाद में फिर प्रोटॉन निकलने के बाद जो सबस्ट्रेट रह जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो एक एनाइन बन जाएगा। दिस हैज़ बीन लिविंग फर्स्ट एंड देन X, यानी X मीन कोई भी लिविंग ग्रुप, हैलोजन या कोई लिविंग ग्रुप। दिस हैज़ बीन कॉल्ड E1CB मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को E1CB मैकेनिज्म या एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म कह देते हैं, आर दी, या फिर इसको कार्बो एनाइन मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि जब प्रोटॉन निकलेगा जो एनाइन बनेगा उसको कार्बोनाइन मैकेनिज्म भी कह देते हैं। सिंस द इंटरमीडिएट इज ए कार्बोनाइन, क्योंकि इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोनाइन है प्रोटॉन के निकलने की वजह से। दिस इज अ बेस कैटालाइज्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये बेस कैटालाइज्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा जिसमें बेस कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द सबस्ट्रेट, क्योंकि जब प्रोटॉन निकलेगा तो जो सबस्ट्रेट होगा वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो कॉन्जुगेट बेस, यानी वो दोबारा प्रोटॉन को पिक करने की सलाहियत रखता है। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इस रिएक्शन के 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज द क्विक deprotonation of the substrate by the influence of a strong base to yield its conjugate base। पहला स्टेप ये है जी कि जो तेज़ी के साथ प्रोटॉन जो निकलेगा एक स्ट्रॉन्ग बेस के असर से, यानी इस मैकेनिज्म के लिए E1CB के लिए जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो प्रोटॉन को बहुत जल्दी से पहले स्टेप में निकाल दे, टू यील्ड इट्स कॉन्जुगेट बेस जिसके नतीजे में प्रोटॉन निकलने के नतीजे में कॉन्जुगेट बेस बनेगा। While the second step is the slow departure of the leaving group, लेकिन सेकंड स्टेप में फिर बाद में लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड, जिसके नतीजे में फिर पाई बॉन्ड जो है बनेगा। ये 2 स्टेप्स मैकेनिज्म जो है वो शो किया गया जी। ये बेस है, ये सबस्ट्रेट है,
और ये वाला जो प्रोटॉन है इसके ऊपर ये बेस अटैक करेगा, प्रोटॉन को निकाल लेगा और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन जो वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिस पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये एक कार्बन आयन बन जाएगा। इसको कार्बन आयन मैकेनिज्म भी कह देते हैं। और फिर कार्बन आयन मैकेनिज्म में ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है या कार्बन निगेटिव बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इन अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान आएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ये बन जाएगा। यानी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये लीविंग ग्रुप के पास जाएंगे। लीविंग ग्रुप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से के साथ निकलेगा, लीव करेगा और इस कार्बन पे अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान आकर यहाँ पे बाई बॉन्ड बना देगा। सेकंड स्टेप विल बी स्लो स्टेप। अच्छा जी, वो कहते हैं जी सिंस द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल स्पीशीज, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये वाला स्लो स्टेप, तो वो कहते हैं जी इसमें सिर्फ एक ही स्पीशी है, कार्बन आयन है, सिंगल स्पीशी, एक स्पीशी जब इन्वॉल्व होती है तो दैट इज़ द कॉन्जुगेट बेस, जो कि कॉन्जुगेट बेस है ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट का कॉन्जुगेट बेस है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिंगल स्पीशी जो है वो इन्वॉल्व होती है। द रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर, रिएक्शन जो है वो कहते हैं जी यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है, बट द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। फिर वो कहते हैं जी रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर होगा बिकॉज द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन है जितनी ज़्यादा रफ्तार से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उतना ही जो है ये रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जितनी रफ्तार से वो कहते हैं जी कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब कॉन्जुगेट बेस कितनी रफ्तार से कैसे बनेगा, जितना अटैकिंग बेस स्ट्रॉन्ग होगा और प्रोटॉन की एलिमिनेशन जितनी ईजी होगी, आसान होगी, उतना ही ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस बनेगा और जितना कॉन्जुगेट बेस बनेगा उतनी ही जो है वो जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करेगा। Since the rate determining step of the reaction involves a single species, the conjugate base of the substrate, the reaction is unimolecular. But the reaction is second order because the rate of the formation of conjugate base, which is the two intermediate in the reaction, जो conjugate base है वो इस reaction का एक ठीक ठाक intermediate है, exact intermediate है, depends on the concentration of the both, जो कि depend करता है जिसकी concentration of both दी रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स कौन से हैं, एक तो सबस्ट्रेट है और दूसरा बेस है। दस दी ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, जो मजमूई तौर पर रिएक्शन की जो रफ्तार है वो सबस्ट्रेट और बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सेम एज E2 जैसे बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म में। E1CB रिएक्शंस आर कंपैरेटिवली लेस कॉमन। E1CB रिएक्शन को कहते हैं जी रिएक्शंस के दौरान ये बहुत कम मैकेनिज्म जो है ये ऑपरेट करता है, कैन टेक प्लेस ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, लेकिन ये रूनमा होता है चंद शराइत हैं, चंद कंडीशंस हैं, चंद ऐसे हालात हैं जो होंगे तो ये E1CB रिएक्शन जो रूनमा होगा, लेकिन बहुत कम पैमाने पे, बहुत लेस कॉमन ये मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट करता है। द सबस्ट्रेट शुड हैव स्ट्रॉन्गली एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, पहली कंडीशन ये है, पहली शर्त ये है जो सबस्ट्रेट है उसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होना चाहिए। स्ट्रॉन्गली एसिडिक का मतलब उस पर बीटा हाइड्रोजन का सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए कि उसके ऊपर बेस अटैक करे और उसको आसानी से रिमूव कर दे। दूसरी जो शर्त है वो ये, द बेस यूज्ड इन द रिएक्शन शुड बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जो बेस रिएक्शन में इस्तेमाल होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर E1CB मैकेनिज्म जो है वो चलेगा। There should have anion stabilizing, जो anion stabilizing alkyl group such as R group such as NO2, formaldehyde, COR, cyanide, COR and sulfonyl, phenyl sulfonyl groups at बीटा कार्बन। वो कहते हैं जी बीटा कार्बन पे ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए जो एनाइन को जो बनाया है इंटरमीडिएट उसको स्टेबलाइज करने की वो सलाहियत रखते हों। अगर बीटा कार्बन पे ऐसे ग्रुप्स होंगे तो मैकेनिज्म जो E1CB जो वो चलेगा, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। द लिविंग ग्रुप शुड बी पुअर लाइक फ्लोरीन क्लोरीन, यानी जो लिविंग ग्रुप है वो आसानी से लीव करने की सलाहियत नहीं रखे, यानी लिविंग ग्रुप जो है वो आसानी से लीव ना कर सकता हो। अगर आसानी से लीव करने वाला लिविंग ग्रुप हुआ तो पहले तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, फिर नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं चलेगा, E1 मैकेनिज्म चलेगा। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप पुअर है, आसानी से वो नहीं वो लीव करता, मुश्किल से लीव करता है, तो फिर ये E1CB।
The leaving group should be poor like fluorine, chlorine, phenylselenide, phenoxide, epoxide, hydroxide group, etc. That is the possibility of NR2 reactions is rare. अगर ये लिविंग ग्रुप जो है वो पुअर होगा तो फिर जो E1 और E2 रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी जो वो कम से कम होगी. तो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन और E1CD मैकेनिज्म. जो थर्ड पॉसिबिलिटी है एलिमिनेशन रिएक्शंस में. अच्छा स्टूडेंट्स, जो है ना जी, इससे जो नेक्स्ट है इसको एग्जाम्पल से इसकी जो एक्सप्लेनेशंस है E1CD की 2-3 एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशंस करेंगे. और आज का ये लेक्चर इतना ही काफ़ी है. अच्छा जी स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.